स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे आज बाजार में एक्शन कैसा रहा और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपके सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं बाजार के एक्शन पर। इंडेक्स लेवल पर देखें तो निफ्टी 50 में चौथे दिन लगातार आज के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी। 24,950 के पार निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो यहां पर भी एक्शन था। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में करीब आधे % से ज्यादा की तेजी दिखी, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। करीब आधे % की गिरावट निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स पर दिखी। कुछ स्टॉक मूवर्स की बात करें तो इंडिया मार्ट इंटरमेश, जिसके नतीजे काफी कमजोर थे, ये स्टॉक टॉप लूजर था निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में। राइट्स और बिरला सॉफ्ट में भी आज के ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी दिखी। इंडेक्स लेवल की मूवर्स की बात करें तो मारुति सुजुकी के नतीजे आए जो काफी शानदार थे, जिसके चलते स्टॉक में लास्ट के कुछ मिनटों में करीब 4%, 3.5 से 4% की तेजी दिखी। एशियन पेंट्स, एचडीएफसी लाइफ और जेएसडब्ल्यू स्टील भी कुछ और टॉप गेनर्स थे निफ्टी 50 इंडेक्स से। इसके अलावा सेक्टोरल गेनर्स की बात करते हैं तो मेटल शेयरों में भी आज काफी चमक थी। निफ्टी मेटल इंडेक्स में 1% से ज्यादा की तेजी दिखी। सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को ये 3 टॉप गेनर्स थे निफ्टी मेटल इंडेक्स से। लेकिन रियल एस्टेट इंडेक्स में याद रखें पिछले कुछ दिनों से कमजोरी दिखी है। आज भी वो कमजोरी कंटिन्यू होती हुई नजर आई और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आधे % की गिरावट के साथ बंद हुआ। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक मूवर्स की बात करें तो टोरेंट पावर के नतीजे काफी शानदार थे। 16% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी। इसके अलावा बीएससी पर भी सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया और एनालिस्ट का मानना है कि बीएससी को फायदा हो सकता है इस कंसल्टेशन पेपर से, जिसके चलते करीब 6% की तेजी बीएससी के स्टॉक पर भी दिखी। तो इंडेक्स लेवल पर काफी अच्छा दिन था। और सेक्टर वाइज मूवर्स की बात करें तो रियल एस्टेट में कमजोरी थी, लेकिन फार्मा, ऑटो जैसे शेयरों में आज काफी एक्शन दिखा। ये तो हुई बाजार की बात। इस हमारे गेस्ट को भी जोड़ लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे मेहमान उन सवालों का सरल तरीके से आपको जवाब देंगे। स्क्रीन पर दिए गए यूट्यूब, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी के द्वारा आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए मेथड से आप अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। इस बीच हमारे गेस्ट को जोड़ लेते हैं। आज हमारे साथ मयूरेश जोशी विलियम ओनील से जुड़ चुके हैं जो हमें फंडामेंटल्स पर गाइड करेंगे। उसी के साथ अंशुल जैन भी लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले टेक्निकल्स पर ही लाइव ले लेते हैं और अंशुल आपसे पूछना चाहूंगी, चौथे दिन लगातार निफ्टी हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में आज गिरावट दिखी। बेंचमार्क इंडिसेस की बात करें तो बाजार अगले कुछ दिनों के लिए क्या राय बनेगी? नमस्कार अशेषा जी। नमस्कार मयूरेश जी। देखिए, निफ्टी में अगर हम देखें तो क्लियरली जो स्विंग हाई बना था फ्राइडे 19 जुलाई को, उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 4 में से 3 दिन हम उसके ऊपर क्लोज किए हैं और आज लगभग, कल भी इनसाइड बार था निफ्टी पे, आज भी इनसाइड बार है। तो यहाँ से पॉजिटिवनेस जो है वो बाजार में बनी हुई है और स्पेशली निफ्टी में बनी हुई है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर हम कल के सेशन में 25,000 के ऊपर ब्रेकआउट देते हैं तो मोस्ट लाइकली 25,200, 25,250 ये वीकेंड होने के पहले हम टेस्ट कर लेंगे। तो निफ्टी में हम काफी बुलिश हैं। प्रॉब्लम है बैंक निफ्टी में, वहां पे 20 डे मूविंग एवरेज कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। कल भी इनसाइड बार था, आज भी इनसाइड बार रहा है। मोस्ट लाइकली कल के सेशन में अगर 52,050 निकलता है तो बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट होगा, जिसका टारगेट 52,800 तक रहेगा। और निफ्टी तो चलती हुई दिख रही है, बैंक निफ्टी अटक रही है। अगर बैंक निफ्टी कल फॉलो थ्रू मूव देना स्टार्ट करती है तो फिर निफ्टी में तेजी और भी ज्यादा होगी। रिलेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी में फिलहाल है और ये डबल अप हो जाएगी अगर बैंक निफ्टी भी साथ दे देता है। तो अगर दो में से एक में लॉन्ग ट्रेड लेना है तो बेटर है कि आप निफ्टी में लॉन्ग साइड ट्रेड कीजिए। जैसे 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है, लॉन्ग करना चाहिए। 25,200, 25,250 का टारगेट मिलेगा।
बिल्कुल, तो ये राय थी इंडेक्स पर। एक और राय एक सेक्टर पर ले लेते हैं, निफ्टी रियल एस्टेट सेक्टर पर। याद रखें बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स आए थे, इंडेक्सेशन बेनिफिट निकाल दिया गया और तब से इंडस्ट्री का ऐसा मानना है कि जो अट्रैक्टिवनेस थी रियल एस्टेट सेक्टर में वो शायद कमज़ोर होती हुई नज़र आ सकती है। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स के आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो करीब आधे % की गिरावट दिखी। मयूरेश, आपसे पूछना चाहूंगी रियल एस्टेट इंडेक्स पर फंडामेंटल्स पर देखें तो क्या राय रहेगी, और अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज है तो वो भी बताएं। आफ्टरनून आशीष, आफ्टरनून अंशुल। नहीं, दो चीजें आई थिंक बजट के बाद जो इंडिकेशन बेनिफिट्स हट गए हैं पूरे सेक्टर के लिए। वन हैज टू रियली मैप थ्री थिंग्स नाउ। पहली चीज देखनी पड़ेगी आपकी प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है, दूसरा आप कितने ड्यूरेशन तक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं इफ यू वांट टू सेल इट नाउ विद दीज रूल्स इन प्लेस, और तीसरा आपके प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन कितना हुआ है। तो अगर आप लॉन्जिटिविटी देखें और इंडेक्सेशन के जो बेनिफिट्स हटे हैं 2001 विच इज द बेस ईयर, अगर आप कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द होल्डिंग पीरियड और अगर आपके रिटर्न्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑन अ कैगर बेसिस हैज नॉट एक्सीडेड 5 और 7%, रफली माना यही जा रहा है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाने के वजह से जो रीसेल ऑफ प्रॉपर्टी है इसमें शायद दिक्कतें हो सकती है एंड द एग्जिस्टिंग होमओनर्स माइट नीड टू पे अ लार्जर अमाउंट ऑफ टैक्स। तो आई थिंक जो घर बेच के आई थिंक नए घर लेना चाहते हैं एंड इफ दे डू नॉट फॉल अंडर दिस ब्रैकेट वेयर दे हैव टू पे अ हायर अमाउंट ऑफ टैक्स, कहीं ना कहीं आई थिंक रीसेल ऑफ ओल्ड हाउसेज एंड बाइंग ऑफ न्यू हाउसेज कैन गेट रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन लेवल। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक रियल एस्टेट मार्केट पूरे लल से गया था। पिछले 3 वर्षों में जो रियल एस्टेट साइकिल रिज्यूम हुआ है, that has probably created some element in terms of end increase in terms of product prices or property prices. But a large part of the moves has largely been around 7 to 8 odd %. और इसलिए I think अभी भी confusion काफी है in terms of actual realizations post taxes with the new rates in place. And I think there is expectations की further clarity शायद industry लेना चाहे. But at this juncture as we speak, काफी players, specifically developers, प्राइस एक्शन के हिसाब से भाग चुके हैं, वैल्यूएशन के हिसाब से भी महंगे हैं। रियल एस्टेट एंसिलरीज एक अच्छी स्पेस हो सकती है शेषा, इन माय ओपिनियन। वो चुनिंदा लैमिनेट प्लेयर्स हो, चुनिंदा सेरामिक प्लेयर्स हो, यहाँ पे शायद स्पेस या एक ऑप्शनलिटी बचती है, क्योंकि जो इनको एक इनपुट कॉस्ट की मार झेलनी पड़ी थी पिछले कई तिमाही और वर्षों में, इट इज नाउ लार्जली स्टेबलाइज्ड। और नए घर बन के आएंगे, रिफर्बिशमेंट जो होंगी, वहां से एंसिलरी प्लेस को शायद थोड़ा बेनिफिट होगा। सो विद इन द स्पेस मुझे लगता है एंसिलरी प्लेसेस आर मोर प्रिफर्ड। बिल्कुल, रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस पर आपका नजरिया काफी पॉजिटिव है। इस बीच हमारे दर्शकों ने भी कुछ सवाल भेजे हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। रंजीत चौहान ने हमारे लिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर एक सवाल भेजा है। उनके पास 60 शेयर है जो उन्होंने 1932 रुपीस प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। स्टॉक अभी 1710 के आसपास है और स्टॉक के चार्ट्स को देखें तो पिछले एक महीने में करीब 7% की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है। अंशुल, क्या राय बनेगी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर? 1932 रुपीस के दाम पर अगर उनके पास है तो क्या करना चाहिए? देखिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में जिसको हम कहते हैं बाइंग क्लाइमैक्स, वो हुआ था फरवरी 2024 में। उसके बाद से कंटिन्यूअसली स्टॉक साइडवेज एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, जिसका अपर एंड समवेयर अराउंड 1934 है और लोअर एंड ऑफ द रेंज है नीचे में 1560। लगभग लोअर एंड ऑफ द रेंज के आसपास से बाउंस बैक किया है लास्ट वीक में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मिड ऑफ द बॉक्स 1834 और ऊपर 1934 तक आ सकता है, बट वहां पे स्टॉक को एग्जिट कर लेना चाहिए। वहां से बहुत ज्यादा ऊपर आता हुआ नहीं दिख रहा है। 4-6 महीने इसी रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद 1934 के ऊपर ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 1934 तक के लिए लॉन्ग रह सकते हैं, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। तो 1934 तक के लेवल्स इस स्टॉक पर दिखाई दे सकते हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर हमने बातचीत की। आगे बढ़ते हैं और जी लिमिटेड पर भी नजर डालते हैं। बसंत दास ने हमारे लिए सवाल भेजा है। उनके पास 70 शेयर है जो उन्होंने 165 रुपीस प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक अभी 148 के पास है, तो थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर भी है। अंशुल, क्या राय बनेगी जी लिमिटेड पर? देखिए जी लिमिटेड थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक में जैसे ही न्यूज खराब आती है, स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आना स्टार्ट करता है और आज के सेशन में भी ऊपरी स्तर से थोड़ी सी सेलिंग आई है।
हालांकि इस पे मल्टीपल वीक का डबल बॉटम है, ऑलमोस्ट 222 वीक्स का डबल बॉटम है, तो स्टॉक में बने रह सकते हैं। ऊपर 162 से लेके 167 की रेंज है जहां पे इनको रिकंसिडर करवाना चाहिए, वहां तक तो आराम से स्टॉक चला जाएगा। वहां पे रिकंसिडर कराना चाहिए कि ये ब्रेकआउट दे रहा है या वहां पे फेलियर आ रहा है। 167 पे एक बार दोबारा पूछ लीजिए, वहां तक तो स्टॉक आराम से चला जाएगा। तो 167 तक जी एंटरटेनमेंट जा सकता है, ऐसी अंशुल की तरफ से राय। आगे बढ़ते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से आईआरबी इंफ्रा पर नजर डालते हैं। संदीप पडवाल ने हमारे लिए सवाल भेजा है। 545 शेयर्स है उनके पास, जो उन्होंने 72.9 रुपीस प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। मयूरेश, इस स्टॉक पर क्या राय रहेगी? पिछले कुछ सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो फोकस रहा ही है, थोड़ा सा नुकसान है इन पोजीशंस पर, लेकिन अगर मीडियम से लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल का नजरिया देखें तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपकी क्या राय रहेगी? अपडेट जो आया था वो काफी शानदार आया था। एंड जनरली अगर आप रोड कंपनीज को देखें, जो ईपीसी प्लेयर्स हम कहते हैं रोड स्पेस में, जो एलोकेशंस हुए हैं ये बजट में भी आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट हुए हैं। जो एक्सपेक्टेशन है वापस इन टर्म्स ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन पर डे, दैट इज एक्सपेक्टेड टू गेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मोमेंटम। और इसकी वजह से मुझे लगता है आई थिंक जो कंप्लीशन की स्पीड है, जो एग्जीक्यूशन पैरामीटर्स है काफी रोड कंपनीज के बिफोर टाइम करते हैं, जिसकी वजह से उनको एक एडेड एडवांटेज इंसेंटिव भी मिलती है। काफी कंपनीज विद इन दिस स्पेस के कैश फ्लोज ठीक ठाक रहे हैं पिछले कुछ वर्षों बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन। ऑर्डर बुक्स हैव रिमेन्ड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, और इसलिए हमें लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग स्पेस है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक ठाक स्टॉक है, बट विद इन दिस स्पेस अगेन पीएनसी इंफ्रा, केएनआर कंस्ट्रक्शन अगर डिक्लाइंस में मिलता है वो भी आपके वॉच लिस्ट में। बिल्कुल, तो ये राय थी आईआरबी इंफ्रा पर। इसके अलावा तानला प्लेटफॉर्म्स पर भी नजर डाल लेते हैं। अनिल ने हमारे लिए सवाल भेजा है। उनके पास 300 शेयर है, जो उन्होंने 1082 रुपीस प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। 993 के आसपास स्टॉक है। हमें टाइम फ्रेम तो पता नहीं, लेकिन अंशुल आपसे पूछना चाहूंगी, अगर से 2 से 5 महीने का अगर उनका नजरिया है तो क्या राय बनेगी तानला प्लेटफॉर्म्स पर? तानला प्लेटफॉर्म्स में 16 हफ्तों का कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। आज स्टॉक ने ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था, हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुआ है। 1023 ब्रेकआउट पॉइंट है, वहां तक ये स्टॉक चला जाएगा। 1023 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर इसमें इमीडिएट जो हाई बना था समवेयर अराउंड 1295 का, ये अगला टारगेट बनेगा। तो 1023 तक के लिए प्ले कीजिए। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 1290 1295 तक ये स्टॉक आ सकता है, और आई वुड सजेस्ट कि 3 महीने का समय दीजिए। हाई लाइकली है, ऑड्स काफी हाई है कि 1295 के टारगेट मिलेंगे। तो 3 महीने का समय दीजिए, शायद 1290 तक के लक्ष्य इस स्टॉक पर दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी नजर डालते हैं। एचपीसीएल पर गीता पटेल ने हमारे लिए सवाल भेजा है। 330 शेयर है उनके पास, जो उन्होंने 345 रुपीस प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। याद रखें, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कल के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में थे। ब्रेंट क्रूड प्राइसेस गिरे, जिसके चलते सभी शेयरों में एक्शन दिखा था। आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो करीब आधे % की गिरावट है। मयूरेश, फंडामेंटल्स पर क्या राय रहेगी एचपीसीएल पर? नंबर्स काफी सॉफ्ट थे कंपेयर टू दी अदर प्लेयर्स लाइक एन आईओसी, जिसके नंबर्स काफी शानदार आए थे। बट मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी शानदार थी, और मार्केट्स दो चीजों पे रिएक्ट करते, इधर शानदार नंबर, या अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो कमेंट्री ठीक ठाक रही तो भी अच्छी पॉजिटिव रिएक्शन देता है। तो एचपीसीएल के केस में आई थिंक जो दूसरी परिस्थिति है ये काम में आई इनकी, क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री डिड द ट्रिक। दे एक्सपेक्टेड improve, and at the same time I think जो डिफेंस के कारोबार में एंटर करने की एक चाहत रखते हैं। आई थिंक डिफेंस इज अ की बजवर्ड मार्केट्स के लिए। कुछ भी डिफेंस रिलेटेड हो तो स्टॉक्स चल पड़ते हैं। हैविंग सेड दैट, जो क्रूड की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं शुड लार्जली बी रेन बाउंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट प्राइसिंग है दैट विल लार्जली डिपेंड इन टर्म्स ऑफ द चाइनीज रिकवरी, और यहाँ पे शायद सॉफ्टनेस कंटिन्यू हो। इसलिए आई थिंक जो पेटकेम या डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट की ओवरऑल प्राइसिंग रहनी चाहिए, थोड़ी सॉफ्ट ही रहनी चाहिए। जो पाइपलाइन वॉल्यूम्स है ये ठीक ठाक रहने चाहिए एज वी हेड इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो ट्रांसमिशन पाइपलाइन के जो एबिट है वो ठीक ठाक रहेंगे। पेटकेम कैन बी लिटिल बिट सॉफ्ट बिकॉज ऑफ क्रूड स्टेबिलिटी। कहीं ना कहीं जीआरएम्स में भी स्टेबिलिटी शायद अगले कुछ क्वार्टर्स में देखने मिलेंगे। इन्वेंट्री लॉसेस टू गेन्स शुड लार्जली गेट एडजस्टेड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिविडेंड यील्ड काफी स्टॉक्स का डाउनस्ट्रीम कंपनीज का ठीक ठाक है। बट हमारा मानना हमेशा ये रहा है आई थिंक डाउनस्ट्रीम कंपनीज बिकम लीडिंग बेट, क्योंकि जो
सर्कमस्टेंसेस है वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। क्रूड प्राइसिंग कैसे रहेगी, डिमांड एनवायरनमेंट डाउनस्ट्रीम के लिए कैसे रहेगा, रेगुलेटरी चेंजेस क्या आएंगे। तो दीज कैन बी गुड रीडिंग बेट्स ऑफ सॉर्ट या मोमेंटम बेट्स। इन्वेस्टमेंट बेट चाहिए तो थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा एनर्जी स्पेस। बिल्कुल, तो इन्वेस्टमेंट बेट चाहिए तो थोड़ा सिलेक्टिव रहना चाहिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, वीआईपी शेयर। अंशुल, सबसे पहले आप बताइए आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? देखिए, दो ट्रेडिंग आइडियाज रहेंगे। पहला है सिंजीन। इस सीरीज की जब शुरुआत हुई थी तब भी मैंने कहा था सिंजीन ऑलमोस्ट 56% हायर ओपन इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट हुआ था, तब हमने इसको इस सीरीज के लिए पिक दिया था एट 785। वहां से स्टॉक ने अच्छी रैली ली थी, 820 तक पुल बैक है, 3 दिन की इनसाइड बार है। सेकेंड लेग ऑफ अपमूव आती हुई दिख रही है, तो यहाँ से 805 806 के लेवल पे बाई करना चाहिए। 795 का अपडेटेड स्टॉप लॉस रहेगा और 825 इमीडिएट 1 से 2 दिन में स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक है मयूर यूनिकोड। यहाँ पे भी देखें तो मल्टी वीक ब्रेकआउट आया है, 330 हफ्ते का कपनैडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद ये 6 हफ्ते पुल बैक लिया है और लास्ट वीक में फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। डेली चार्ट पे 4 इनसाइड बार है, तो यहाँ से स्टॉक अगर 651 का लेवल निकालता है तो इसमें बड़ा ब्रेकआउट बनेगा 740 750 तक। तो फिलहाल 642 पे बाई करना चाहिए, 622 का स्टॉप लॉस रहेगा। 672 पे एक हाई है, वहां पे रेजिस्टेंस आएगा, तो 672 का प्राइमरी टारगेट लीजिए। बट ओवरऑल इतना बड़ा 330 हफ्ते का कपनैडल ब्रेकआउट बड़ा ब्रेकआउट कहलाता है, तो 740 तक का टारगेट मिलेगा अगर 1.5 से 2 महीने का समय देते हैं तो। बिल्कुल, तो सिंजीन और इन दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। मयूरेश, आपसे पूछना चाहूंगी फटाफट से, आपने भी अपने स्टॉक्स बता दीजिए। ई मुद्रा एक अच्छा विकल्प है जो हमें अच्छा लग रहा है मार्केट्स विद इंडिया में। हमें लगता है जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के एक लीडरशिप पोजीशन के पास ये बरकरार रहनी चाहिए। दूसरा, जो साइबर सिक्योरिटी में इनका एक प्रोमिनेंस रहा है, दैट शुड आल्सो ग्रो एट अ गुड पेस। 31 to 32% की EBITDA मार्जिन रहनी चाहिए। कैश रिच कंपनी है, pouring into the export markets. Enterprise और export market has now become 67% of the overall business. So I think सारी जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, डिजिटल फाइबर के जो ट्रिगर्स हैं और ग्लोबल मार्केट्स को जो केटर करते हैं, हमें लगता है EPS रेटिंग्स, RS रेटिंग और सारे पैरामीटर्स जो हम कैंसिल में देखते हैं, ये स्टॉक फुलफिल करता है। ये स्टॉक एक नजर पे रहना चाहिए। दूसरा है महिंद्रा हॉलिडेज। नंबर्स काफी ठीक ठाक रहे थे ये तिमाही के लिए। 3 लाख मेंबरशिप्स क्रॉस हुए क्यूमुलेटिव बेसिस पे। EBITDA मार्जिन लगभग 30% के आसपास इन्होंने भी रिपोर्ट की है। कैश रिच कंपनी है, अराउंड 1200-1400 कैश बैलेंस शीट के ऊपर है। जो इनके पास रूम्स है, जो कीज में 5200 कीज, दे वांट टू डबल दिस इन द नेक्स्ट 5 to 6 years. जो इंटरनेशनल टाई-अप्स है, दे आर इन द राइट स्पेस एंड राइट डायरेक्शन एज वेल। और इसलिए हमें लगता है जो अर्निंग्स मोमेंटम है, लुकिंग एट ट्रैवल टूरिज्म लेजर एज अ स्पेस, और जो टाइम शेयर की हम बात करते हैं ओनरशिप की, कहीं ना कहीं आई थिंक ये कंपनी का एक अच्छा जो मार्केट लीडरशिप है इस स्पेस में, और अर्निंग्स की जो एक मोमेंटम रहनी चाहिए अगले कुछ महीने तक शायद बरकरार। बिल्कुल, तो ई मुद्रा और महिंद्रा हॉलिडेज पर खरीदारी की राय। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ET नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए मयूरेश और अंशुल। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। जाते जाते हम आपको बताएंगे कल के लिए कौन से इवेंट्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। रहना चाहिए। अमेरिका की बात करें तो कल अमेरिका में बेरोजगारी के आंकड़े आने वाले हैं। यूरोप की बात कर लेते हैं तो कल PMI मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े यूरोप में, और कल भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े आने वाले हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कंपनीज में क्या इंपॉर्टेंट है। तो पेज इंडस्ट्रीज की AGM होगी जिसमें कि कुछ डिसीजंस लेगी कंपनी, और एकम्स ड्रग और फार्मास्यूटिकल का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए कल बंद होगा। बता दें कि अब तक ये 3 गुना से ज़्यादा ये IPO भर चुका है। देख लेते हैं कि कल कौन सी कंपनियां अपने Q1 के नतीजे जारी करेगी। निफ्टी कंपनीज की बात करें तो टाटा मोटर्स, सन फार्मा, ITC और अदानी पोर्ट्स एंड SEZ अपने Q1 के नतीजे जारी करेगी। अन्य कंपनियों की बात करें तो डाबर इंडिया, एप्टस वैली, इमामी और वेल्सपन एंटरप्राइजेस भी अपने पहली तिमाही के नतीजे कल जारी करने वाली है।